मैं बाहर सो जाऊंगा। आज से ये कमरा तुम ले लो। नजर झुकाकर कहता वो कमरे से निकलने लगा। तुम्हें बाहर सोने की जरूरत नहीं है काले बिल्ले, हम एक कमरे में रह सकते हैं। जोनी के जुमले जुमले सुनते ही आमन हैरत से उसकी जानिब पलटा। क्या? हाँ, बस एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। और वो क्या? आईब्रोज काकर तजस्सुस से। ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा निकाह। दुनिया जहां की मासूमियत चेहरे पर सजाए बोली तो मुकाबिल उसका खूबसूरत चेहरा हैरत से देखने लगा। छोटा सा निकाह? वो कैसा होता है? मुकाबिल अपनी थोड़ी पर खुजाते हुए जैसे मासूम बना हो। तुम्हें नहीं पता? जोनी हैरत से आंखें टमटमाते हुए। नहीं, तुम बता दो। अनजान लहजे में। देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना। बस दो गवाह ले आओ और एक मौलवी साहब, और फिर हम आराम से एक कमरे में रह लेंगे। वो बड़ी मासूमियत से गोया हुई, जिस पर मुकाबिल उसका चेहरा देखने लगा। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा उमैर और मैं हाजिर हुई हूं आप लोगों के लिए नॉवेल वफ़ाए यार की किस्त नंबर 25 लेकर, जो है हुस्न कमल का नॉवेल। उनके हर नॉवेल की तरह बड़ा ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन नॉवेल चल रहा है ये भी। तो चलिए बग़ैर ताख़ीर के हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप मुझे समझाएंगे इधर चल क्या रहा है? वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं सकी थी आलियान से सवाल करने से। सॉरी, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे शादी के लिए। मैंने चिढ़कर कह दिया कि मेरी शादी हो चुकी है। उन्होंने नाम पूछा तो मेरा जहन ब्लैक आउट कर गया। सामने ही तुम पोछा लगाती नज़र आई तो वो इतना कहकर खामोश हो गया था। तो आपने मेरा नाम ले लिया? वाओ! जोनी के समझ नहीं आया इस लम्हे वो क्या रिएक्शन दे। फ़िलहाल आप आराम करें, मैं नर्स से कह देती हूँ, वो आपका ख्याल रखेगी जब तक आपका सेक्रेटरी वापस नहीं आ जाता। संजीदगी से कहकर वो तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। तुम गुस्सा हो? पीछे से गंभीर लहजे में इस्तफसार किया गया। नहीं, गुस्सा अपनों पर हुआ जाता है। मैं तो आपको जानती तक नहीं। हाँ, बस अब मैं अभी वो बोल ही रही थी कि आलियान फ़ौरन उसका जुमला मुकम्मल कर गया। कंफर्टेबल नहीं हो मेरे साथ, राइट? मगर वो सिर्फ़ मेरे वालिदैन को टालने के लिए एक मामूली सा झूठ था, पता है। मगर फिर भी उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। बहुत अजीब सी सिचुएशन में ख़ुद को घिरा पा रही थी। सॉरी। ठीक, वो नज़र झुकाकर आहिस्तगी से बोली। अभी वो मुड़ी ही थी जाने की नीयत से कि आलियान की लचकदार आवाज़ कानों की समाज से टकराई। थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता इस वक्त। मुझे डर है मैं कुछ गलत कर गुज़रूँगा। मुझे बार बार ख़ुदकुशी के ख़यालात आ रहे हैं। कभी कभार हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग पाते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। जैसे आलियान था, वो टूट चुका था अंदर से। उसका दिल किरची किरची होकर बिखर चुका था। ऐसे में वो किसी को हर वक्त अपने पास चाहता था, ख़ास तौर पर जुनेशा को। वो लड़की नहीं जानती, उसकी खुशबू बिल्कुल मरियम जैसी थी। जब वो उसके करीब आता उसे मरियम के अपने नज़दीक होने का एहसास होता। वो नहीं चाहता था कि वो एहसास, वो खुशबू, वो महक उससे दूर जाए। उसकी बात सुन धोनी की हिम्मत ही ना हुई उसे छोड़कर जाने की। माना वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, मगर वो इस हालत में उसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकती थी। ठीक है, आप आराम करें। दानिश के वापस आ जाने तक मैं हूँ आपके पास। वो वापस आ गई थी, मगर वो इस बार उसके पास चेयर पर ना बैठी, बल्कि सामने सोफ़े पर बैठी। उसने दूरी कायम करने की कोशिश की और ये दूरी आलियान महसूस कर रहा था। पानी? आलियान के पानी मांगते ही वो उठकर उसके पास आई। पानी गिलास में निकाल कर इस खूबसूरत मगर कमज़ोर नौजवान को उठकर बैठने में मदद की। फिर उसके लबों से पानी का गिलास लगाया। पानी पिलाने के बाद वो फिर सोफ़े पर जाकर बैठ गई और दानिश के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते कब वो नींद की वादियों में उतर गई उसे कुछ खबर नहीं। आलियान उसे सोफ़े पर बैठकर सोते हुए देखता रहा। फिर उसने अपना सेल निकाला। तुम घर ही रुक जाओ, उसने दानिश को मैसेज कर दिया था। ओके सर। जोनी की आंख खुली तो 12 के करीब हो चुके थे, मगर दानिश अभी तक नहीं आया था। दानिश अभी तक नहीं आया? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। फिर उसने अपने बालों को जूड़े से आज़ाद किया जो खासा लूज़ हो चुके थे। उन्हें अपने हाथ से सेट कर दोबारा जूड़ा कसा। अचानक उसे खुद पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। उसने निगाह उठाई तो आलियान सोता हुआ नज़र आया। कमरे में इसके अलावा और कोई मौजूद भी ना था। इस एहसास को अपना वहम गुमान कर वो सर झटक कर दोबारा सोफ़े से टेक लगाकर बैठ गई। अगला सीन। तुम? दरवाज़ा नॉक होने पर वो चाय का कप नीचे रखकर दरवाज़ा खोलने आया था। आ जाऊं?
जोनी ने लचकदार अंदाज में पूछा। उसने कोई जवाब ना दिया, बस रास्ता छोड़ दिया उसके लिए। कहाँ थी तुम इतने दिनों से? वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं सका था ये सवाल करने से। मेरे बॉस की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल में थी, उसकी जानिब देख संजीदगी से जवाब दिया। बॉस? वो उलझा। हाँ, जिनके घर में झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू पोछा? क्या बोल रही हो तुम? उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही है। भला वो हवेली की शहजादी क्यों किसी के घर का झाड़ू पोछा करने लगी? यार, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मज़ीद परेशान मत करो सवाल कर कर के, वो लड़की खासा झंझला कर बोली थी। एक तो मुझे आलियान की समझ नहीं आ रही, कौन अपने घर की मुलाजमा को अपनी बीवी बताता है अपने वालिदैन के सामने? चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी ये सोचने से कि आलियान ने आखिर क्यों उसे अपनी बीवी कहकर इंट्रोड्यूस कराया अपने वालिदैन से। जोनी, पहले क्लियर करो बात। वो अभी एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि मुकाबिल ने उसका बाजू पकड़कर रोका। उफ, क्या क्लियर करूं? वो उलझ कर। यही कि किसकी बात कर रही हो तुम, किसके यहाँ झाड़ू पोछा करती फिर रही हो और क्यों? उफ, तुम तो ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे जानते ना हो कि मैं घर से भागी हुई हूँ। वो चिढ़कर जवाब देने लगी। तुम भाग कर आई हो यहाँ? वो नौजवान जैसे शॉक्ड हुआ था। तुम्हें वाकई नहीं पता? उसकी हैरत देख जोनी को महसूस हुआ कि वो वाकई नहीं जानता कि वो घर से भागी हुई है। क्यों? और सबसे बढ़कर किस हरामजादे के साथ? वो फ़ौरन ही बाजू झंझोड़कर दांत पीसते हुए पूछने लगा था। उसकी आंखें सुर्ख पड़ गई थी इस ख्याल से ही कि वो किसी के साथ भागी हुई है। क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी शहरोज़ से, और बेफ़िक्र रहो, अकेली भागी हूँ। जोनी लापरवाही से जवाबदा हुई। तुम्हें शहरोज़ से शादी नहीं करनी थी इसलिए तुम भाग आई? पागल तो नहीं हो तुम? तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है तुम्हें भागने की? तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो जू? वो उसका चेहरा बगौर देखते हुए पूछने लगा। शदीद गुस्सा दर आया था उसके लहजे में, गुस्से से कहीं ज़्यादा फ़िक्र थी। तो मैं और क्या करती? वो बेबसी से गोया हुई। बात करती? वो जैसे तजवीज़ दे रहा था। किससे? कौन सुनता मेरी? क्या तुम नहीं जानते मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं वो लोग? प्लीज़ जू, अब इतनी शरीफ मत बनो। जब दादी ने तुमसे पूछा तो तुमने खुद हाँ करी थी शहरोज़ के लिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं भाग आई, बजाय मुझ पर गुस्सा करने के। वो झुंझलाकर जताते हुए बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आमन इतना गुस्सा क्यों हो रहा है उस पर। क्या वो वाकई चाहता था कि वो शहरोज़ से शादी कर लेती? यार, मैं कैसे गुस्सा ना हूँ जब मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये मामूली सी बेवकूफ़ी ज़िंदगी भर की सज़ा बन सकती है। उसका गुस्सा अपनी जगह बजा था। ये तसव्वुर ही उसकी जान निकाल रहा था कि इब्राहिम बख्श के बंदों ने उसे पकड़ लिया तो क्या करेंगे उसके साथ। जो अब उसका स्टेटस था वो नहीं लड़ सकता था इब्राहिम बख्श या उसके कुत्तों से। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? 2 साल हो गए हैं मुझे भागे हुए। जब वो मुझे अभी तक नहीं पकड़ सके तो आगे भी नहीं पकड़ पाएंगे। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जोनी ने लापरवाही से कहा, जबकि मुकाबिल के कान खड़े हुए थे ये बात सुन। 2 साल? हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि परेशान मत हो। आमन खामोश हो गया था। उसका जहन कंप्यूटर से तेज़ काम कर रहा था इस लम्हे। और क्यों कर ना करता बात उसकी मोहब्बत पर जो आ गई थी। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि इब्राहिम बख्श के बंदे अभी तक जोनी को ढूंढ नहीं पाए। यकीनन उन्होंने हाथ हल्का रखा है, मगर क्यों? अपनी जगह मुंजमद खड़ा वो यही सोच रहा था। अगला सीन। मरियम का गुजर सीढ़ियों से हुआ तो वहाँ का मंजर देख आंखें एक लम्हे के लिए साकित हुईं। शामिर एक लड़की के साथ बैठा उसके कान की बालियों से खेलता नजर आ रहा था। ये मंजर उसे अपने दिल पर शदीद भारी होता महसूस हुआ। उसके हाथ में बुक्स थीं जिन्हें मज़ीद जकड़े वो 1-2 सानियों के लिए अपने नाम के शौहर को देखने लगी, जिसे कोई शर्मो लिहाज नहीं था। उसके चेहरे पर दिलजली मुस्कुराहट नमूदार हुई। शामिर इस लड़की में इस कदर महव था कि सामने मौजूद वजूद की उसे कुछ खबर ही नहीं थी। बगैर कुछ कहे वो खामोशी से उसी के बराबर से गुजरकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हर एक सीढ़ी पर उसे अपना दिल मनोबोझ तले दबता महसूस हो रहा था। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी मगर उसका जहन शामिर में ही उलझ कर रह गया था। जितना इस मंज़र को भूलने की कोशिश कर रही थी इतना ही अपने अंदर लावा उमड़ता महसूस करती। वो सिर्फ कागजी शौहर है, ये क्यों भूल जाती हो मरियम तुम? वो जैसे खुद को ही समझा रही थी। अगला सीन। मरियम, शुक्रिया तुम्हारा पेन। सलमान उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठते मशकूर लहजे में कहता उसका पेन उसे वापस करने लगा। वेलकम। मरियम ने भी मुस्कुराते हुए पेन वापस ले लिया। सलमान मरियम की तरह ही पढ़ाकू था। शायद यही वजह थी कि दोनों की बहुत बनने लगी थी। सांवली सी रंगत, कद का लंबा, वर्जिशी जिसामत का मालिक सलमान वो नौजवान मरियम को पसंद करने लगा था। मरियम को देखते ही उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर आती।
वो थोड़ा शर्मीला मिजाज का मालिक था। वैसे मैं लंच कर सकता हूँ ना तुम्हारे साथ? हासा लचकदार अंदाज में पूछा। बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? इस नाजुक सी पिंक रंग के कपड़ों में मलबूस गुड़िया ने दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया। पिंक रंग इस पर बड़ा जच रहा था। माना सादा सी फ्रॉक थी, मगर उसकी खूबसूरत फिगर पर क़यामत ढाती मालूम हुई। सलमान लंच तो क्या ही कर रहा था, चोरी चोरी नज़रों से बस उसे ही देख रहा था। वो दोनों कहाँ जानते थे कि कोने में बैठे शख्स की निगाहें उन्हीं पर जमी थी। शामिर की आंखों में ज्वालामुखी फूटने को थी। तुम क्लास लोगी? सलमान ने मरियम के साथ चेयर से खड़े होते हुए इस्तफसार किया। ज़रूर। क्यों, तुम नहीं ले रहे? नहीं, मुझे ज़रा कुछ नोट्स बनाने थे, तो मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। ओके। सलमान के जाते ही वो कैंटीन से निकल गई। उसे नहीं खबर सलमान दोबारा कैंटीन में आ गया था। अभी तक टेबल की सफाई नहीं हुई थी उनकी। मरियम की छोड़ी कोल्ड ड्रिंक जिस पर उसका दिल अटका हुआ था वो अभी तक मौजूद थी। वो उसे ही पीने की नीयत से दोबारा आया था। कोल्ड ड्रिंक की बोतल को उसने मुस्कुराते हुए उठाना चाहा, अभी वो उठा पाता, इससे कबल ही अचानक से सामने से किसी ने आकर इस बोतल को उचक लिया। सलमान ने शॉक्ड होकर सामने की जानिब देखा था। वो हैंडसम लड़का कोल्ड ड्रिंक को मुंह से लगाए आखिरी कतरा तक गले में उतार चुका था। शाहमीर, वो उलझ कर, पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी औरत से दूर रह। खाली कोल्ड ड्रिंक को नीचे टेबल पर पटक कर बर्क की फुर्ती से मुकाबिल का कॉलर दबोच, धमकी आमेज लहजे में एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर आंखों में शोला बारी लिए कहा, फिर झटके से उसे छोड़कर बाहर की जानिब चल दिया। सलमान बस उसे देखता ही रह गया था। अगला सीन। कहाँ? वो वापस जाने की नीयत से कोट पहनने लगी तो आमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अपने घर? कौन सा घर? वो आईब्रो उचकाकर तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछने लगा। मेरे बॉस का घर, जहाँ मैं सर्वेंट क्वार्टर में रहती हूँ, वो नरमी से जवाबदा हुई। कोई ज़रूरत नहीं वापस जाने की। आमन ने जाहिर नहीं किया, मगर अब वो फिक्रमंद था उससे लेकर। तो आज से मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? उसकी आंखें चमकी थीं ये सवाल करते वक्त। घर में रह सकती हो? इस खूबसूरत नौजवान ने जुमले की तसही की, वो भी सर्द महरी से जताते हुए। यहाँ का दरवाज़ा कब तक खुल जाएगा? अचानक ही वो करीब आकर अपनी शहादत की उंगली उसके दिल के मकाम पर रखते संजीदगी से इस्तफसार करने लगी। उसकी बिलोरी आंखों में पुरुमीदी छाई नजर आ रही थी। तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। इस लड़की की उम्मीद को तोड़ना बहुत मुश्किल मालूम हुआ अमन को। बेमुरव्वती से कहते उसकी उंगली अपने हाथ से हटाई, जिस पर वो लड़की मुंह बसोर कर उसे देखने लगी। मैं बाहर सो जाऊंगा, आज से ये कमरा तुम ले लो। नज़र झुकाकर कहता वो कमरे से निकलने लगा। तुम्हें बाहर सोने की ज़रूरत नहीं है काले बिल्ले, हम एक कमरे में आराम से रह सकते हैं। जोनी के जुमले सुनते ही आमन हैरत से उसकी जानिब पलटा। क्या? हाँ, बस एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। और वो क्या? आईब्रो उचकाकर तजस्सुस से। ज़्यादा कुछ नहीं, बस। और वो क्या? आईब्रो उचकाकर तजस्सुस से। ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा निकाह। दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाए बोली तो मुकाबिल उसका खूबसूरत चेहरा हैरत से देखने लगा। छोटा सा निकाह? वो कैसा होता है? मुकाबिल अपनी थोड़ी पर को जाते हुए जैसे मासूम बना हो। तुम्हें नहीं पता? जोनी हैरत से आंखें टिमटिमाते हुए। नहीं, तुम बता दो। अनजान लहजे में। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 2 गवाह ले आओ और एक मौलवी साहब, और फिर हम आराम से एक कमरे में रह लेंगे। वो बड़ी मासूमियत से गोया हुई, जिस पर मुकाबिल उसका चेहरा देखने लगा। जब ये सब इतना ही आसान था तो फिर भागी क्यों थी पहले छोड़कर? ओह! आइडिया अच्छा है, मगर ये भी तो हो सकता है ना कि तुम माफिया के साथ जाकर रह लो। 2 गवाह और मौलवी साहब को लाने की ज़हमत से बच जाऊंगा मैं। बड़ी फुर्सत से तजवीज़ दी। इतनी भी कोई ज़हमत वाली बात नहीं है। मुकाबिल मुंह लटकाकर बोली। ज़्यादा फैलो मज़्ज़ू, घर में रहने की इजाज़त दे दी है ना, यही बहुत है तुम्हारे लिए। बड़ी आई छोटे से निकाह वाली। वो सर झटक कर बरहमी से कहता बाहर चल दिया था। बाहर आते ही उसने सबसे पहले अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा, जो इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि गुमान हुआ कि बाहर ही निकल आएगा। वो लड़की नहीं जानती निकाह का जिक्र छेड़ उसके दिल व रूह को बेचैन कर दिया था उसने। अगला सीन। मैं देखता हूँ। आफिया आम का जूस बनाकर लाई थी। वो तीनों बैठकर वही पी रहे थे जब दरवाज़ा नॉक हुआ। आमन अभी अपना जूस का गिलास टेबल पर रखकर उठने ही लगा था दरवाज़ा खोलने के लिए कि जोनी तेज़ी से उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई, ये कहते हुए कि तुम जूस पियो, मैं देख लेती हूँ। दानिश, तुम? दरवाजे पर दानिश को खड़ा पाकर वो खासा हैरान हुई थी। सर, आपसे बात करना चाहते हैं, दानिश ने सैल उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। वो ताज्जुब से कभी सैल को तो कभी दानिश को देखने लगी। दानिश को कैसे पता कि वो यहाँ है? फिर आलियान को उससे क्या काम आ गया भला इतनी रात को? बात करें, सर लाइन पर हैं।
जूनी को सोचों में उलझा देख दानिश ने तेज़ी से कहा। अच्छा। उसने कंफ्यूज नज़रों से दानिश को देखते सेल उसके हाथ से लेकर अपने कान से लगाया। हेलो, अभी तक घर क्यों नहीं आई? उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी जानिब से इस कदर सख्त आवाज़ उसके कानों की समाज से टकराएगी। वो मैं आज से आमन के घर ही रहने वाली हूँ, उसने नरमी से जवाब दिया। आमन यानी काला बिल्ला? वो जैसे कंफर्म कर रहा था। हाँ, शायद तुम भूल गई हो जूनी, तुमने मेरा लाखों का नुकसान किया है। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ तुम मेरा लाखों का नुकसान करके गायब होने का सोच रही हो? उसके सख्त अल्फाज जोनी को अपने चेहरे पर तमाचे की मानिंद महसूस हुए। आलियान के अच्छे रवैये की वजह से वो वाकई भूल गई थी कि उसके वहाँ रहने की असल वजह उसका लाखों का कर्जा उतारना है, ना कि 2 वक्त का अच्छा खाना खाना और सर पर छत। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो मेरा कर्जा उतार दो या फिर घर चली आओ फ़ौरन। ये कहते ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जोनी सेल हाथ में लिए उलझे जहन के साथ खड़ी थी। आमन की सादा ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने थी। वो कितनी मेहनत से पैसे कमाकर अपना घर चला रहा है, वो सब देख रही थी। ऐसे में अपना लाखों का कर्जा उसके सर पर कैसे डाल सकती थी? बात चंद पैसों की होती तो वो आमन से फ़ौरन मांग लेती, बगैर किसी हिचकिचाहट के, मगर बात लाखों की थी। क्या हुआ? आमन वहाँ आकर उसकी जानिब देखते हुए फ़िक्रमंद लहजे में आईब्रोज काकर पूछने लगा। वो मेरे सर की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे जाना होगा। जब कोई बहाना ना सूझा तो लेकर आलियान को ही दोबारा बीमार कर डाला। क्यों? तुम क्यों जाओगी? तुम्हारा बॉस क्या बच्चा है जिसे ख्याल रखने के लिए एक बेबी सीटर की ज़रूरत है? वो गुस्सीली निगाह से जूनी को घूरते दांत पीसते हुए तंज करने लगा। हाँ, वो बच्चे ही हैं, 12 साल के। वो खासा पुरएतमादी से झूठ बोली। जानती जो थी आमन जाने नहीं देगा वरना। जोनी की बात सुन दानिश अभी से उसे उलझी निगाह से देखने लगा। उसे क्यों नहीं पता चला कि उसका बॉस 12 साल का बच्चा है? वाकई? अमन मशकूक नज़रों से उसे घूरते हुए बोला। हाँ तो उनकी अम्मी ने मुझसे कहा था उनका ख्याल रखने के लिए। उनके वालिदैन इस्लामाबाद गए हुए हैं, है ना दानिश? उसने अपने झूठ में दानिश की तस्दीक मांगी थी। हाँ बिल्कुल। चले जोनी, वो रो रहे हैं बहुत। दानिश बमुश्किल अपनी हंसी होठों में दबाते संजीदगी से बोला। अच्छा, मगर तुमने तो कहा था तुम वहाँ झाड़ू पोछा करती हो। आमन उसे मशकूक निगाहों से देखते हुए गोया हुआ। हाँ, मैं झाड़ू पोछा ही करती हूँ वहाँ, लेकिन उसकी वालदा गई हुई हैं, इसलिए मैं आज ख्याल रखने जा रही हूँ। ओके? जोनी उजलत से कहकर अंदर की जानिब बढ़ गई अपना कोट लेने। वेट, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें वहाँ। अच्छा है, मैं भी घर देख लूँगा। जोनी ने अभी एक कदम बाहर निकाला ही था घर से कि आमन तेज़ी से बोला। मैं हूँ जूनी को ले जाने के लिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दानिश वाकिफ़ था कि आलियान को पसंद नहीं आएगा। आलियान के बुलाने की वजह चाहे जो भी हो, थी तो जोनी एक मामूली सी मुलाजमा ही ना। उसके साथ उसके कज़न का इतनी रात को घर आना दानिश को ठीक न लगा। जोनी जोनी सिर्फ करीबी लोग बुलाते हैं, तुम जोनेशा बख्श बोलो। आमन ने उसे आड़े हाथों लेते बरहमी से कहा तो दानिश को अपनी पेशानी पर पसीने आते महसूस हुए। जोनेशा बख्श नाम से तो कोई शहज़ादी मालूम होती है, और हे छोड़नी। दानिश मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते। ओके जोनीशा, प्लीज़ चलो वरना आलियान बाबा ने पूरा घर सर पे उठा लेना है। वो आंखों ही आंखों में जोनी को वार्निंग देने लगा था। ठीक है। जोनी आगे बढ़ती इससे पहले ही आमन ने उसका बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा ना मैं साथ चल रहा हूँ तुम्हें छोड़ने, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बच्ची नहीं हूँ आमन, अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो खासा जताते हुए बोल रही थी। उसका लहजा न रूठा सा लगा आमन को, जो उसे बुरा भी लगा था, मगर अगले ही पल वो सर झटक गया। जब तक मुझे तुम्हारे मुताल्लिक पता नहीं था तब तक बात अलग थी जू। मैं मानता हूँ तुम अपना ख्याल रख सकती हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। कितने वक्त बाद उसे महसूस हुआ जैसे वो लावारिस नहीं है, कोई है उसके पीछे, कोई है जो उसका ख्याल रखने वाला है। वो कैसे इनकार कर देती? अब तुम ऐसे बोलोगे तो मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हें मना नहीं कर सकती। वो बेचारी बेबसी से मुस्कुराते हुए गोया हुई। चलो फिर। वो हसीन नौजवान उसका बाजू पकड़कर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। दानिश की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और आमन की उसके पीछे। तो ये है तुम्हारे बॉस का घर? वो खिड़की से बाहर झांक कर मेंशन के बड़े से दरवाजे को बगौर देखते हुए गोया हुआ। चलो ठीक, अब मैं जलती हूँ, कल मिलते हैं। जोनी ने मुस्कुराकर अलविदा ली। कल क्यों, मैं यहीं खड़ा हूँ। इस बच्चे को सुलाकर आ जाओ, साथ चलेंगे वापस।
आमन की बात सुन सोनी के तोते उड़े थे। हाँ, मगर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है काले बिल्ले, मैं यहीं रहती हूँ सर्वेंट क्वार्टर में और मेरे साथ बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, कोई मैं अकेली नहीं हूँ और मैं यहाँ बहुत वक्त से रह रही हूँ। सोनी ने उसे अपनी बातों से कायल और मुतमईन करने की कोशिश की। ज़ू में तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊँगा, जाओ अपना काम ख़त्म करके आओ, बल्कि कल जब तुम्हारी मालकिन वापस आ जाएं तो तुम उनसे कह देना कि तुम काम छोड़ रही हो। आमन, क्यों मुझे एक के बाद एक शौक दे रहे हो? मैं कैसे कह दूँ आलियान से कि मैं काम छोड़ रही हूँ? उसकी गाड़ी की भरपाई करने के पैसे नहीं हैं मेरे पास। जोनी दिल ही दिल में बड़बड़ाई। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? जल्दी जाओ और फिर जल्दी वापस आओ, टाइम वेस्ट मत करो, पहले ही रात बहुत हो गई है। अमन ने अपने हाथ की कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखकर फिक्रमंद लहजे में कहा। आलियान और आमन के दरमियान वो खुद को फंसा हुआ पा रही थी। मैं कह रही हूँ ना, तुम चले जाओ घर, तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है पढ़ाने, में आ जाऊँगी कल आराम से। वो कैसे इस बेचारे को पूरी रात बाहर सड़क पर इंतज़ार की सूली पर लटका कर छोड़ सकती थी। ज़ू, बहस मत करो, जाओ। इस बार वो कड़क लहजे में बोला तो जोनी मजबूर हुई। खामोशी से गाड़ी से निकलने पर झाड़ू पोछा करके तो मैं एक महीने का सिर्फ 5 से 6 हज़ार कमा सकती हूँ, जबकि उसकी गाड़ी की भरपाई लाखों में है। मेरी तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी यार, कहाँ फंस गई हो जोनी तुम? वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती खुद को मलामतें करती मेंशन में दाखिल हो गई थी। तुम आ गई? अभी वो अपनी सोचों में मगन चल ही रही थी कि अचानक उसकी पीछे से आवाज़ आई, जिस पर वो चौंक कर पीछे मुड़ी। उसे आलियान गार्डन में दीवार से टेक लगाए खड़ा नजर आया। जोनी को महसूस हुआ जैसे वो उसी के इंतज़ार में वहाँ खड़ा हो, मगर अगले ही लम्हे वो सर झटक गई है ये सोचकर कि ये कैसे मुमकिन है कि एक करोड़ों अरबों की जायदाद का मालिक अपनी मामूली सी झाड़ू पोछा करने वाली मुलाजमा के इंतज़ार में खड़ा हो। वो अंधेरे में खड़ा था, मगर जोनी फिर भी महसूस कर सकती थी कि उसकी आंखें उसी के वजूद पर टिकी हैं। ओ माय गॉड, ये क्या, इतनी छोटी सी एपिसोड? चलो खैर है, इतनी छोटी भी नहीं है, मतलब थोड़ी छोटी है, बस थोड़ी सी। चलें खैर है, इट्स ओके, मज़ेदार बहुत है एपिसोड, अच्छी भी बहुत है। आज थोड़ी सी छोटी है, 20 मिनट की तो है, फिर भी इतनी छोटी भी नहीं है। वैसे नॉर्मली 27-28 मिनट की होती है, या 25 मिनट की, या 24 मिनट की। खैर एपिसोड है बहुत अच्छी, मज़ा भी आ रहा है। आगे नॉवल में बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा सस्पेंस है कि होगा क्या। आलियान जोनी, आमन जोनी, आलियान जोनी, आमन जोनी। मुझे लगता है आमन एक मरतबा फिर जो है जोनी को गलत समझेगा और उससे मुतनफ़्फ़िर ऐसी कुछ होता है ना, आई थिंक वो हो जाएगा। मुझे उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती है, तो बस जो आता है वो मैंने बोल दिया। खैर आप लोग नॉवेल्स को एंजॉय करें, हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट नॉवल की एपिसोड के साथ, वफ़ा यार की। तो जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली